वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे और मैंने आपको रीजन बता दी थी कि हमने लास्ट 3 क्वेश्चंस पहले क्यों करने हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में यानी आज के ऊपर बताऊंगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या कहता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स has closure property with respect to addition and multiplication। जी ये closure property वही है जो हमने रियल नंबर्स के सेट में पढ़ी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिशन की भी थी और मल्टीप्लिकेशन की भी थी। क्या थी जरा याद कर लेते हैं। एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? इन आर मीन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, कि अगर आप कोई से भी दो रियल नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो भैया जो रिजल्ट है वो भी रियल नंबर ही होगा। यानी जो एडिशन है, दो नंबरों को ऐड करने के बाद जो आंसर मिलना है वो भी रियल नंबर्स के सेट के अंदर ही रहना, क्लोज रहना। इस तरह अगर दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर्स को, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी दोबारा आपको रियल नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है जी। यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों क्लोज हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स आर के लिए। ठीक है जी। आंसर आपका कभी भी सेट आर से बाहर नहीं जाना, ना सम का ना प्रोडक्ट का। आज यहां पर क्या है, बात वही क्लोजर प्रॉपर्टी की है कि हम दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और सम उसी सेट में रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे दो एलिमेंट्स को तो प्रोडक्ट भी उसी सेट में रहेगा। लेकिन आज वो सेट आर नहीं है। वो सेट कौन से हैं? ये वाला। अब इन सेट्स के अंदर भी तो आप देखें रियल नंबर्स ही हैं, तो क्या हुआ भैया? ठीक है ये रियल नंबर्स ही हैं, लेकिन सारे के सारे रियल नंबर्स इन सेट्स में नहीं है। हमने क्या करना है, इन सेट्स के अंदर से एलिमेंट्स पकड़ने हैं, उनको ऐड करके उनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि जो आंसर्स आ रहे हैं आपके वो भी इसी सेट के अंदर मौजूद है कि नहीं। अगर वो आंसर्स जो होंगे वो भी इन्हीं सेट्स के अंदर मौजूद होंगे तो हम कहेंगे इन सेट्स के अंदर क्लोजर लॉ अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जिसको हम चेक कर रहे होंगे वो होल्ड करता है। ठीक है जी। अगर इनके अंदर आंसर्स हमें नहीं मिलेंगे तो हम कहेंगे होल्ड नहीं करता। तो बहरहाल जी हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में क्या है जी, जीरो, एक ही एलिमेंट। अच्छा जी, क्लोजर लॉ के लिए हमें दो एलिमेंट्स पकड़ने पड़ते हैं। आपके जहन में क्वेश्चन पैदा होगा कि इसके अंदर तो एलिमेंट ही एक है, तो फिर दो एलिमेंट्स कहां से पकड़ें? भैया जो ए और बी एलिमेंट्स हैं, दरअसल एलिमेंट्स ए और बी सेम भी तो हो सकते हैं। यानी आपने दो नंबरों को जमा करना है तो आप 1 में 1 को भी तो ऐड कर सकते हो। यानी ऐड करते वक्त दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो आप इसी एलिमेंट को इसी के अंदर ऐड करके चेक कर सकते हो, इसी एलिमेंट को इसी के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि आपका आंसर इस सेट के अंदर मौजूद है या नहीं। तो आसानी के लिए हम करते क्या हैं, हम बना लेते हैं एडजॉइनिंग टेबल। ठीक है जी। पहला पार्ट करने जा रहे हैं जी। हमारे पास सेट क्या है जी, लेट कर लेंगे हम। सेट के जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो 0 है। सेट का नाम रख दिया हमने ए। कुछ जरूरी नहीं है आप नाम रखें या ना रखें, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सेट को नेम दे देंगे तो बेहतर है। ठीक है जी। तो एक एलिमेंट है सेट के अंदर। अब दो तरह के हमने लॉज चेक करने हैं, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशंस दो हैं तो अलग अलग ऑपरेशन के लिए आप अलग अलग टेबल बनाना। इस टेबल को हम बोलते हैं एडजॉइनिंग टेबल। ठीक है जी। यहां पर लिख दीजिए एडजॉइनिंग टेबल फॉर एडिशन। एडिशन का एडजॉइनिंग टेबल। कैसे बनाना ये टेबल? भैया बहुत आसान काम। हम सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको यहां लिख देंगे। एक ही एलिमेंट है तो लिख दिया एक ही। जो एलिमेंट्स होंगे वो रो वाइज इधर भी लिख देंगे और कॉलम वाइज नीचे भी लिख देंगे। अब चूंकि एक ही एलिमेंट है 0 तो 0 मैंने इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया, और जो ऑपरेशन है वो यहां लगा दिया। अब इनको मैंने इनमें ऐड करना है। भाई 0 को 0 में ऐड किया तो क्या जवाब आया? 0 ही आया। अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है एलिमेंट्स को पकड़ के ऐड करने की, क्योंकि एक ही एलिमेंट था 0 तो मैं 0 को 0 में ऐड कर सकता था, तो वो मैंने कर दिया। 0 को 0 में ऐड करके 0 आंसर आता है। तो ये जो आंसर्स आए हैं एक ही आंसर इस वक्त, ये क्वेश्चंस थे, ये आंसर है, मतलब इनको ऐड किया ये आंसर आया। तो ये जो आंसर आया है ये सेट से बाहर नहीं है। सेट के अंदर सिर्फ 0 शामिल था, आंसर भी सिर्फ 0 आया है और वो सेट के अंदर शामिल है, मतलब एडिशन क्लोज है। ठीक है जी। क्या लिख देंगे एंड में? क्या लिख देंगे जनाब?
लिखेंगे एडिशन इज क्लोज्ड इन ए। सेट ए में हमारी एडिशन क्लोज्ड है, या ये कह सकते हैं सेट ए सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वर्डिंग जैसे मर्जी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी। अब हमने एडिशन के लिए भी काम करना था और मल्टीप्लिकेशन भी करना था। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए कर लेते हैं जनाब। ठीक है जी। तो एडजॉइनिंग टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइनिंग टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाने जा रहे हैं हम एडजॉइनिंग टेबल। कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे हमने एडिशन के बनाया था। ये लीजिए जी, सेट के अंदर एलिमेंट्स। अब ऑपरेशन कौन सा? एडिशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। डॉट लगाएं या क्रॉस लगाएं एक ही बात है, दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है 0, इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, और एक ही चॉइस है, हम 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें। और आप जानते हैं कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर भी क्या आता है? 0 ही आता है। तो प्रोडक्ट भी 0 आया, वो भी इसी सेट के अंदर मौजूद है। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज है इन ए। क्या लिख देंगे जी? इंप्लाइज मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड इन ए। इस सेट में एडिशन भी क्लोज है और मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज है जी। तो अब आप इसका सेकंड पार्ट खुद करेंगे। उसमें भी एक ही एलिमेंट है 1, और मैं बताता चलूं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आता है, मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होगी। जबकि 1 को 1 में ऐड करने से आंसर 2 आता है। तो 2 जो है वो इस सेट के अंदर शामिल नहीं है, एडिशन क्लोज्ड नहीं होगी। ठीक है। पहले सेट में एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन दोनों ही क्लोज थे। इस सेट में मल्टीप्लिकेशन क्लोज जबकि एडिशन क्लोज नहीं है। मैं ये वाला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है जी। इस सेट में भी देखें, 0 को 0 में ऐड किया तो 0, 0 को -1 में ऐड किया तो -1, -1 को 0 में ऐड करेंगे तो -1, जबकि -1 को -1 में ऐड करेंगे तो -2 आता है, और -2 इस सेट के अंदर शामिल नहीं है। यानी इस सेट में भी एडिशन क्लोज नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज नहीं है सेट में। -1 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आता है, और 1 इस सेट के अंदर शामिल नहीं है। यानी इस सेट के अंदर ना तो एडिशन क्लोज है ना ही मल्टीप्लिकेशन क्लोज है। तो ऐसा हो सकता है कि एक सेट के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही क्लोज हो, दोनों में से कोई एक क्लोज हो, या दोनों ही क्लोज ना हो। डिपेंड करता है कि आपका सेट कौन सा है। मैं इस वक्त आपको फोर्थ पार्ट करवाने जा रहा हूं जी। नाम दे दें तो बेहतर है। लेट a इज इक्वल टू द सेट 1 -1। क्या करना है जी? आपने 2 काम करने, एडिशन के लिए अलग और मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग। तो पहले हम एडिशन के लिए करने जा रहे हैं जी जनाब। एडजॉइनिंग टेबल फॉर एडिशन। एडिशन के लिए एडजॉइनिंग टेबल बनाते हैं। क्या करना पड़ेगा जी? हमें टेबल बनाना पड़ेगा। ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन। यहाँ एडिशन लिखनी पड़ेगी। सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो दोनों को यहाँ लिखना पड़ेगा, और रो वाइज भी लिखना है और कॉलम वाइज भी लिखना है। 1 -1 लीजिए, टेबल बन जाएगा। एडिशन ऑपरेशन तो ऐड कर दे भैया, 1 को 1 में ऐड किया तो 2। लीजिए जी, पहला ही सम सेट के अंदर मौजूद नहीं है, बाहर निकल गया। तो क्या हुआ? बाकियों को चेक करने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं। कर लेंगे तो बेहतर है, लेकिन जरूरत ही नहीं है। पहले ही एलिमेंट इन दोनों को ऐड किया तो आपका जो आंसर है वो सेट के अंदर नहीं शामिल। अब बाकी ये जो 3 आंसर्स होंगे, हो सकता है ये सेट के अंदर शामिल हो सकता है शामिल ना हो। क्लोजर प्रॉपर्टी तब होल्ड करनी है जब तमाम के तमाम आंसर्स सेट के अंदर शामिल हो। कोई एक आंसर भी सेट के अंदर शामिल नहीं होगा, बाकी सारे सेट के अंदर शामिल होंगे, या सारे के सारे शामिल नहीं होंगे, या चंद होंगे चंद नहीं होंगे। किसी भी सूरत में क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं करनी। वो तभी करनी है जब तमाम के तमाम आंसर सेट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी। तो पहला ही आंसर जो सेट के अंदर मौजूद नहीं है तो बाकी आंसर्स को चेक करने की जरूरत तो नहीं है। करना है तो भाई कर लो, इसमें कौन सा टाइम लगना है। 1 को -1 में ऐड किया तो 0। लीजिए 0 भी सेट के अंदर शामिल है। होता भी
तो भी क्लोजर प्रॉपर्टी ना आउट करती क्योंकि पहला ही एलिमेंट शामिल नहीं था। ठीक है जी, आप चेक कर रहे हैं -1 को 1 में ऐड करके चेक कर रहे हैं तो वो भी 0 आ जाएगा, जबकि इसको इसमें ऐड करके चेक करेंगे वो भी -2 आ जाएगा। कोई भी आंसर सेट के अंदर शामिल नहीं होगा। ठीक है जी, मैंने आपको ये कहना चाहा कि अगर टोटल 4 आंसर्स हैं, कोई एक आंसर सेट के अंदर शामिल ना होता, बाकी 3 होते, तब भी क्लोजर लॉ होल्ड ना करता। ठीक है जी, क्या होगा जी? A, the set A is not closed under addition. एडिशन के लिहाज से ये सेट क्लोज्ड नहीं है, राइट जी। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं जी। एडजॉइनिंग टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, जी जनाब। करना क्या है आप जानते हैं, टेबल बनाना है। इस टेबल को हम एडजॉइनिंग टेबल बोलते हैं। ऑपरेशन अब मल्टीप्लिकेशन है, राइट जी। सेट के अंदर एलिमेंट्स 1 - 1 है, इधर लिख दिए 1 - 1, राइट जी। तो टेबल फिल कर ले। आपके पास मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से किया मल्टीप्लाई, 1 को -1 से करेंगे -1, -1 को 1 से करेंगे तो भी -1, -1 को -1 से करेंगे तो 4 आंसर्स है आपके पास। कोई भी आंसर सेट से बाहर नहीं, सारे के सारे सेट के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये ना कहेंगे सेट के अंदर तो 2 एलिमेंट्स हैं, ये 4 हैं। भाई सेम तो है ना, सेट के अंदर एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार लिखते ही नहीं। तो 1 सेट के अंदर आ गया हुआ है तो ये वाला 1 भी सेट के अंदर ही है, वो एक बार लिखते हैं जो कि सेट के अंदर, तो मतलब सेट के अंदर ही एलिमेंट्स मौजूद है जी। तो इसका मतलब है क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन सेट ए। क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, होल्ड्स इन सेट ए। सेट ए में क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सिर्फ यही बताना था। उम्मीद है कि सेकंड और थर्ड पार्ट को मैंने करवा तो दिए ज़बानी, लेकिन ऐसे आप इसको प्रॉपर वे में लिख भी लेंगे। ठीक है जी। जी तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन 2 स्टार्ट करूं, आपको मैंने क्वेश्चन 1 करवा दिया है। एग्जाम्पल 7 देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 7 बिल्कुल क्वेश्चन 1 के जैसे, उसमें भी आपको कुछ सेट्स गिवन है और आपने क्लोजर लॉ चेक करना है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए जी क्वेश्चन 2 की तरफ। इसमें क्या करना है, हमने इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ नाम लिखना है। कहता है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस में जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं वो प्रॉपर्टीज बतानी है। नेम देने हैं। नेम देने का मतलब ये होता है कि नाम अपने खुद देने। भाई असल में नाम हमने खुद नहीं देने, नाम जो प्रॉपर्टीज के बने बनाए हुए हैं, जो पहले से लोगों ने बना के रखे हुए हैं, हमने बस ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी वहां पर यूज हो रही है। ठीक है जी। तो सबसे पहला बार देखिए 4 + 9 = 9 + 4। भैया क्या है ये, ऑर्डर चेंज किया होगा। 4 × 9 = 13 होता है, 9 × 4 = 13 होता है। 4 को 9 में जमा कर लो या 9 को 4 में जमा कर लो, बात एक ही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसके रिस्पेक्ट से, एडिशन के रिस्पेक्ट से। तो बस नाम लिखना हमने, इट इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख लें या ऑफ एडिशन लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। लिख लेते हैं जी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है जी, आप देख सकते हैं एडिशन है, 3 नंबर्स हैं और A1 3/4 A1 3/4 ऑर्डर सेम। ऑर्डर सेम है तो मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई, लेकिन ब्रैकेट इंटरचेंज की हुई है यहाँ से यहाँ, और ब्रैकेट इंटरचेंज करने वाली प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। मल्टीप्लिकेशन की या एडिशन की, इस वक्त ऑपरेशन सम, ठीक है जी, एडिशन। एडिशन की यहाँ पर यूज हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वही प्रॉपर्टीज है जो आपने याद की हुई है। ठीक है जी। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप इनका आंसर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है जी। सो इट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन क्यों,
क्योंकि यहाँ पर सम यूज हो रहा है और सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है। ठीक है जी, ये देखिए ये इररेशनल नंबर्स हैं, लेकिन रैशनल हो चाहे इररेशनल हो, नंबर तो दरअसल रियल ही है। रियल नंबर्स का सेट याद कर लें, तमाम रैशनल और तमाम इररेशनल नंबर्स का यूज है। तो दीज आर आल्सो द रियल नंबर्स, राइट। सो वही प्रॉपर्टीज ब्रैकेट इंटरचेंज की हुई, ऑर्डर सेम 3 5 7। ठीक है जी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लीजिए भैया। 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने से वही नंबर आता है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी जी? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किसकी? एडिशन की। 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है, तो इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जी 1 एक ऐसा रियल नंबर है जिसको किसी भी दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वही नंबर आता है। 1000 into 1 1000, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जी एक नंबर है 4.1, चाहे इसे 4.1 समझ लें चाहे 4 into 1 समझ लें, मतलब दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन आप जो मर्जी समझ लें, असल में है क्या? ये एक नंबर है, ये उसी नंबर का एडिटिव इनवर्स है, दोनों को ऐड करके भैया 0 आता है। तो प्रॉपर्टी कौन सी बनी? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। भैया सेम हियर, a माइनस ए, भैया आप इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, राइट। क्या ख्याल रखो? तो ये नंबर इस नंबर का क्या लगता है? एडिटिव इनवर्स, तो दोनों को ऐड करके क्या आने वाला है? 0। सेम प्रॉब्लम, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करो या स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही आती है। स्क्वायर रूट ऑफ 10 यहाँ से लाना आपका, ठीक है जी। ऑर्डर चेंज किया हो, अब ये ऑर्डर चेंज करने वाली प्रॉपर्टी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। तो इट इज द कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी यू कैन सी, जैसे मैंने यहां पे लिखा, मैं बिल्कुल यहां पर भी ऐसे लिख सकता हूं। कैसे बोला? a इंटू बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू माइनस सी। ठीक है जी, ये आपने प्रूव किया होगा कि नेगेटिव साइन a के साथ लगाएं चाहे b c के साथ लगाएं, बात तरह से लिखी है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जी? डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाली प्रॉपर्टी। लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? लेफ्ट साइड से। इट इज द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये प्रॉपर्टी। जी नेक्स्ट, the same distributive property but from the right, so this is the right distributive law. This is the associative property but with respect to multiplication. 4 5 8 4 5 8 order same, bracket आगे पीछे की हुई। associative property of multiplication। जी 3 एलिमेंट से बस बात तो वही है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक को बी के साथ, एक को सी के साथ, एक को डी के साथ। ठीक है जी, आप दरअसल यहां पर क्या करेंगे? पहले इस नंबर को एक नंबर समझेंगे, ठीक है जी। ए को बी प्लस सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर इसको इसके साथ, ठीक है जी, ए को डी के साथ, और उसके बाद लगाना हमने फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लाएंगे, ए को बी के साथ यहां पर, ए को सी के साथ माइनस ए डी, तो ये चीज बन जाएगी। यानी लगा डिस्ट्रीब्यूटिव लाएंगे तो क्या हुआ कि ये 2 बार लगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ साथ असल में यहां पर एसोसिएटिव लॉ भी लगा। कैसे? कि अगर आप ए को पहले बी प्लस सी के साथ कंबाइन करें तो भी यही चीज बनेगी। अगर आप बी एज इट इज सी को डी के साथ कंबाइन करके
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो भी इजी बनेगा। तो होना तो यहाँ पर ये चाहिए कि आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलोंग विद द एसोसिएटिव लॉ, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। मेन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर आंसर देने काफी है। कौन सा वाला जी? लेफ्ट वाला, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जी तो स्टूडेंट्स समझ तो आप गए हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं दरअसल ना शॉर्ट में आने वाले हैं आपको, ना ही लॉन्ग में आने वाले हैं। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यू में इस तरह की प्रॉपर्टी लिखकर कह सकता है कि हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, उसका नाम बताएं। ऑप्शंस होंगी 4, ठीक है जी। तो 3 ऑप्शंस होंगी, एक में हो सकता है नाम जिसकी ऑप्शन दे दे, राइट। तो हो सकता है 4 ऑप्शंस हो जिनमें से एक ऑप्शन आपकी करेक्ट हो। तो आपने ढूंढना है कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो यूज हो रही है, वही आपका आंसर होगा। ठीक हो गया जी।